हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी स्टडी। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अगस्त महीने के सेकेंड वीक की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो इसमें हम लोग 8 से लेकर 14 अगस्त के बीच की करंट अफेयर्स को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 7 अगस्त की करंट अफेयर्स को देखा था। तो यहाँ पर भी 40 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 9 अगस्त 2020 को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी तक जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे महिंदा राजपक्षे, ये फिर से यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं और ये आपको बता दूं चौथी बार यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो इन्हीं के छोटे भाई हैं, गोटाबाया राजपक्षे। तो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। इसके अलावा अगर हम श्रीलंका की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और यहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रुपया। और अभी श्रीलंका की सरकार ने भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में $400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी किया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं का चयन करने के लिए जो समिति बनाई गई थी, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 ये खेल दिवस के अवसर पर वितरित कर दिए गए हैं। तो इस बार जो विजेताओं का चयन करने के लिए समिति बनाई गई थी, इस समिति में टोटल 12 सदस्य थे और इसका अध्यक्ष बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मुकुंदकम शर्मा को। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस साल के जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं, इस पर वैसे अलग से वीडियो भी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड होता है ये होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है और इस बार ये 5 खिलाड़ियों को दिया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है जब ये 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। इससे पहले मैक्सिमम ये 4 लोगों को ही दिया गया था 2016 में। तो इस साल ये 5 लोगों को दिया गया है। इनमें से कौन कौन से हैं, तो इनको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है वी, फिर दोनों साइड में आपको लिखना है एम एम, फिर उसके भी दोनों साइड में आपको लिखना है आर आर। तो ये होगा इस साल के 5 विनर्स के नाम। इसमें आर से हैं रोहित शर्मा, फिर उसके बाद मरियप्पन थंगावेलु, ये दोनों पुरुषों में हैं। और महिलाओं में 3 खिलाड़ियों को चयन किया गया है, विनेश फोगाट, मणिका बत्रा और रानी रामपाल। तो ये हैं इस साल के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विनर्स। और आपको पता होगा अभी तक इसमें 7.5 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया है। 8 अगस्त को किसने स्वच्छ भारत अभियान को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? आपको पता होगा जो स्वच्छ भारत अभियान है ये 2014 से लेकर 2019 तक चलाया गया था, यानी कि टोटल 5 सालों तक। हालांकि अभी इसका सेकेंड फेज चल रहा है, लेकिन इसका जो पहला चरण था ये 2014 में शुरू हुआ था और 2019 में ये कंप्लीट हो गया। तो इसकी जो 5 साल की ये जर्नी रही है कि किस तरीके से इस अभियान को सफल बनाया गया, उसी पर एक इंटरैक्टिव सेंटर बनाया गया है दिल्ली के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। तो दिल्ली के अंदर ये जो सेंटर बनाया गया है, इसका नाम रखा गया है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। यहाँ पर लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में भी बताया जाएगा। तो इसका उद्घाटन किया था 8 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 8 अगस्त का दिन वैसे भी खास है क्योंकि आपको पता होगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था और इसकी इस साल 78वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। तो इसी के अवसर पर इस राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 अगस्त को भारत के प्रसिद्ध कवि और शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया। आपको बताना है कि ये किस भाषा के कवि थे। तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये उर्दू भाषा के कवि थे। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वैसे इनका एक्चुअल नाम था राहत कुरैशी, लेकिन क्योंकि इनका जन्म इंदौर शहर में हुआ था, तो जब ये काफ़ी फेमस हो गए थे तो उसके बाद ये इंदौर शहर की पहचान बन गए और लोग इनको राहत इंदौरी के नाम से बुलाने लगे। तो तब से इनको राहत इंदौरी के नाम से जाना जाता है और अभी इन्हीं की डेथ हो गई है। वर्तमान में भारत के जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने किस राज्य के हुबली रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये जो हुबली रेलवे स्टेशन है ये कर्नाटक के अंदर है
सो इसी से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर भारतीय रेलवे की विरासत को दर्शाता हुआ एक म्यूजियम बनाया गया है, जहाँ पर आप भारतीय रेलवे के इतिहास से जुड़े कई सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो म्यूजियम बनाया गया है ये कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है। ये जो हुबली रेलवे स्टेशन है इसके बारे में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। इसका जो प्लेटफॉर्म है ये इसी साल के आखिर में पूरी दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन जाएगा, क्योंकि अभी आप जानते हैं पूरी दुनिया का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ये है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जिसकी लंबाई है 1366 मीटर। लेकिन यहाँ पर जो हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है ये 1400 मीटर का बनाया जा रहा है, तो ये इससे 34 मीटर ज़्यादा होगा। तो ये इस तरीके से पूरी दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 8 अगस्त को किस राज्य में एयर इंडिया का एक विमान क्रैश हो गया जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई? तो ये सभी आपको पता होगा, आंसर होगा केरल। यहाँ पर जो विमान क्रैश हुआ था इसका नाम है एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344। और आप जानते हैं कि सरकार ने वंदे भारत मिशन शुरू किया है, जिसके तहत जो विदेशों में भारत के नागरिक फंस गए हैं उनको भारत लाया जा रहा है। तो इसी के तहत ये जो विमान है ये 7 अगस्त को दुबई से कोझीकोड के लिए रवाना हुआ। लेकिन जब ये कोझीकोड पहुंचा तो यहाँ पर जो कालीकट एयरपोर्ट है इसी पर इसको उतरना था, लेकिन वहाँ पर मौसम काफ़ी ख़राब था और काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही थी, जिसके चलते रनवे से फिसल गया और 35 फुट नीचे जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विमान के 2 टुकड़े हो गए। तो इस तरीके से ये विमान क्रैश हो गया था। हालांकि इसमें आग नहीं लगी थी। इसमें टोटल 190 लोग सवार थे, जिनमें से 19 लोगों की डेथ हो गई है। इनमें 2 पायलट भी थे और दोनों पायलट की डेथ हो गई है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यहाँ पर बात हो रही है यूपीएससी की। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी तक इसके अध्यक्ष थे अरविंद सक्सेना, लेकिन इनके बाद अब यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है प्रदीप कुमार जोशी को। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। यूपीएससी के नए चेयरमैन हैं प्रदीप कुमार जोशी। महाराष्ट्र की सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए इनमें से किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि गूगल। तो महाराष्ट्र की सरकार गूगल के साथ मिलकर ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करेगी ताकि बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू किया जा सके। महाराष्ट्र के इस समय मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और इनकी पार्टी का नाम है शिवसेना। और आपको याद होगा इन्होंने अपनी पार्टी के नाम से ही इस साल एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था शिव भोजन योजना। और इसके तहत गरीबों और ज़रूरतमंदों को 10 रुपये में ही भोजन दिया जाता है। ऐसा ही आपको पता होगा हाल ही में राजस्थान की सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना, और इसमें 8 रुपये में भोजन दिया जाता है। किस राज्य की सरकार ने एक आईटी कंपनी स्थापित करने के लिए बोस्टन समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये जो बोस्टन समूह है ये अमेरिका का एक आईटी फर्म है। तो दरअसल क्या है कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये डिसाइड किया है कि यहाँ का जो विशाखापत्तनम शहर है वहाँ पर एक आईटी कंपनी स्टैब्लिश की जाएगी, और इसी के लिए बोस्टन समूह के साथ समझौता किया गया है। विशाखापत्तनम शहर में ही आपको पता होगा 7 मई के दिन यहाँ पर गैस लीक हो गई थी और 11 लोगों की डेथ हो गई थी। इसमें जो गैस लीक हुई थी उसका नाम था स्टाइरीन। यूनेस्को ने इनमें से किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी से निपटने हेतु तैयारियों के लिए सुनामी रेडी के रूप में नामित किया है? तो जैसा कि इसका नाम है सुनामी रेडी, यानी कि अगर कभी सुनामी आती है तो उसके लिए पहले से ही तैयार रहें। इसी के लिए यूनेस्को ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, इसको बोलते हैं सुनामी रेडी। इसका मकसद ये है कि सुनामी के दौरान जो आपातकालीन स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं उससे निपटने के लिए जो तटीय समुदाय हैं उनको तैयार रखना। तो यूनेस्को का ये जो प्रोग्राम है इसको अभी तक दुनिया के कई सारे कंट्रीज़ में लागू किया जा चुका है, लेकिन पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत पहला देश है जहाँ पर ये सुनामी रेडी प्रोग्राम शुरू किया गया है। और अब भारत में कहाँ पर शुरू किया गया है? तो भारत के ये ओडिशा राज्य में शुरू किया गया है। सो आंसर होगा ऑप्शन बी। अब ओडिशा में भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं तट में इसके कई सारे ज़िले हैं, लेकिन इनमें से 2 जिलों का चुनाव किया गया है। एक तो है गंजम डिस्ट्रिक्ट और दूसरा है जगत सिंहपुर। और इनमें से भी एक एक गांव को सुनामी रेडी के रूप में नामित किया गया है। गंजम जिले में जिस गांव को चुना गया है
इसका नाम है वेंकट रायपुर। वेंकट रायपुर या फिर इसको बोला जाता है बोक्सीपल्ली। और जगत सिंहपुर से जिस गांव को चुना गया है इसका नाम है नोलिया शाही। तो यही वो 2 कोस्टल विलेजेस हैं जिनको यूनेस्को ने सुनामी रेडी के रूप में नामित किया है। तो इस तरीके से भारत पूरे हिंद महासागर में पहला देश है और ओडिशा भारत का पहला राज्य बना है। अब यहाँ पर आपके सामने 4 राज्यों के नाम लिखे हैं, पंजाब, झारखंड, हरियाणा और मध्य प्रदेश। आपको ये बताना है कि इनमें से किस राज्य की सरकार ने एक विशेष पहचान पत्र शुरू किया है जिसका नाम है परिवार पहचान पत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि हरियाणा। देखिए आपको पता होगा कई सारी योजनाएं ऐसी होती हैं, ज़्यादातर ऐसी होती हैं कि उसमें किसी इंडिविजुअल को टारगेट किया जाता है। तो उसके लिए आधार कार्ड सबसे बेस्ट होता है क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति की पहचान को दर्शाता है। लेकिन कई सारी योजनाएं ऐसी भी होती हैं, जैसे आप हरियाणा में ही देख सकते हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की गई थी जिसमें पूरे के पूरे परिवार पर फोकस किया जाता है। यानी कि अगर एक परिवार की कोई एक आईडी हो तो उससे इसको लागू करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसी के लिए हरियाणा की सरकार ने ये परिवार पहचान पत्र शुरू किया है। इसमें पूरे परिवार को एक सिंगल यूनिट माना जाएगा और उनको फिर एक विशेष आईडी कार्ड इशू किया जाएगा। इसी का नाम होगा परिवार पहचान पत्र और इसमें टोटल 8 डिजिट होंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो इसको हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है। ये सभी लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन जिन लोगों को भी सरकारी योजनाओं में लाभ लेना है उनके लिए पहचान पत्र अनिवार्य होगा। तो इतना आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पोर्ट ब्लेयर को इनमें से किस शहर से जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि चेन्नई। तो तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई, यहाँ से लेकर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर तक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। कहने का मतलब पानी के अंदर अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है और इसकी लंबाई है 2313 किलोमीटर। और आपको बता दूं कि इसको भारत की BSNL नहीं बिछाया है, भारत संचार निगम लिमिटेड। इसको बिछाने में इसे लगभग 1.5 साल लगे हैं। तो इसको बिछाने के लिए किसी दूसरे देश की हेल्प नहीं लेनी पड़ी, ये अच्छी बात है। तो इससे क्या होगा, इसके जरिए देश के बाकी हिस्सों की तरह ही अंडमान निकोबार आइलैंड जो है यहाँ पर भी फास्ट और ट्रस्टेड मोबाइल और लैंडलाइन सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। तो इससे यहाँ पर दूरसंचार और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यहाँ पर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और जब भी आप जानते हैं किसी भी जगह पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो वहाँ पर आसपास के जो लोग रहते हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग रहते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था में भी सुधार होता है और उनके जीवन स्तर में भी सुधार होता है। तो इस तरीके से सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये चेन्नई से लेकर पोर्ट ब्लेयर के बीच में बिछाई गई है। 8 अगस्त 2020 को इनमें से किस देश में पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की अनाउंसमेंट की गई? सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। ये घटना शुरू होती है जुलाई महीने में। तो जुलाई महीने में जापान का एक जहाज़ था जिसका नाम था MV वाकासियो। तो MV वाकासियो नाम का जो जहाज़ था ये सिंगापुर से ब्राज़ील के लिए रवाना हुआ और इसको इस रास्ते से होकर जाना था और इसमें 4000 टन फ्यूल लोडेड था, यानी कि इसमें 4000 टन तेल भरा हुआ था। तो सब कुछ ठीक था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 2 छोटे छोटे आइलैंड्स दिखाई देंगे। इनमें से जो छोटा वाला है ये पूरा का पूरा एक देश है जिसको बोला जाता है मॉरिशस। तो जब ये जहाज़ मॉरिशस के करीब से गुजर रहा था तो यहाँ पर एक छोटे से आइलैंड के पास यह जहाज़ फंस गया। फिर इसको निकालने की कोशिश भी की गई, लेकिन इसमें क्रैक आ चुका था जिसके चलते इसमें से फ्यूल जो है ये लीक होना शुरू हो गया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 4000 टन फ्यूल भरा हुआ था, तो 8 अगस्त आते आते इसमें इस क्रैक के कारण 1000 टन इसमें से तेल बह गया, जिसके चलते एनवायरनमेंट के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। इसको देखते हुए मॉरिशस की सरकार ने स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया ताकि पूरा का पूरा ध्यान इसी ओर हो जाए, इस समस्या को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में मॉरिशस की सरकार ने फ्रांस की सरकार से हेल्प मांगी थी, क्योंकि यहाँ पर जो आप दूसरा छोटा सा आइलैंड देख रहे हैं इसका नाम है रीयूनियन आइलैंड और इस पर फ्रांस का कब्जा है। तो इसलिए इन्होंने शुरुआत में फ्रांस की सरकार से हेल्प मांगी थी। हालांकि बाद में भारत सरकार ने भी लगभग 30 टन तकनीकी उपकरण और जो आवश्यक सामग्री थी उसको भेजा था। और अभी मैं आपको बता दूं कि यह जो जहाज़ था ये अब 2 भागों में टूट गया है। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस
और आपको पता होगा कुछ समय पहले यहाँ की सुप्रीम कोर्ट का नया भवन बनाया गया है और उसका उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ, दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया था। बाकी यहाँ के राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है यानी कि KVIC, ये किस पूर्वोत्तर राज्य में अपनी तरह का पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा? यानी कि एक ऐसा सेंटर बनाया जाएगा जहां पर रेशम का उत्पादन भी होगा और उसके लिए लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ये अपनी तरह का पहला सेंटर बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक छोटा सा ट्राइबल विलेज है जिसका नाम है चुलू, CHULYU। तो यहीं पर ये बनाया जाएगा और माना जा रहा है कि सितंबर महीने में इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों के नाम लिखे हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। आपको ये बताना है कि इनमें से किस राज्य की सरकार ने ये अनाउंस किया है कि 2 अक्टूबर 2020 से यहाँ पर अरुणोदय योजना शुरू की जाएगी। यानी कि जब महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाई जाएगी उस दिन से यहाँ पर अरुणोदय योजना लॉन्च की जाएगी। तो ये बोला है असम की सरकार ने। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस योजना के तहत जो भी इसके लाभार्थी परिवार होंगे उनमें हर एक परिवार को ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए हर महीने 830 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि ये एक डायरेक्ट बेनिफिट देने वाली स्कीम है। इसमें हर महीने एक परिवार को 830 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि ये अमाउंट फिक्स नहीं होगा, जो त्योहारों का सीजन होता है उसमें बढ़ाया भी जाएगा। जैसे आपको पता होगा यहाँ पर बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। और इस योजना की एक खास बात यह भी है कि इसके जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें जो पैसे दिए जाएंगे इसको परिवार की एक महिला सदस्य के खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है। बाकी असम की और भी कई सारी योजनाएं हैं जैसे कि धन्वंतरी योजना या फिर अरुंधति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कोविड-19 वैक्सीन को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं, आंसर होगा रूस। और इस वैक्सीन का नाम रखा गया है स्पुतनिक 5। और ये इसलिए रखा गया है क्योंकि आपको पता होगा जो पृथ्वी की सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च की गई थी उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट और इसको 1957 में USSR ने लॉन्च किया था। तो इसी तरीके से अब जब रूस ने दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन को पंजीकृत किया है तो इसका नाम रखा है स्पुतनिक 5। इसको रूस के जिस इंस्टीट्यूट में बनाया गया है इसका नाम है गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट और यह है रूस की राजधानी मॉस्को में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितनी धनराशि के कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की है? एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसके आप नाम से ही समझ गए होंगे, इसका इस्तेमाल किया जाएगा भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए। तो इसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी सहकारी समितियां हैं या फिर किसान उत्पादक कंपनियां हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, चाहे वो कोई उद्यमी हो या फिर कोई स्टार्टअप हो, अगर उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए लोन लेना है तो उनको इसी फंड के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए। अब ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिनको शॉर्ट में बोला जाता है कैग, तो अभी भारत के नए कैग कौन बन गए हैं? देखिए, जो कैग पद होता है ये एक संवैधानिक पद है। इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 148 से लेकर 151 के बीच में लिखा गया है। इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और इनका काम होता है सरकार जितना भी खर्च करती है उसका पूरा लेखा जोखा इनके पास होता है। तो भारत के अभी तक जो कैग थे उनका नाम था राजीव महर्षि और ये 13वें नंबर के भारत के कैग थे। लेकिन इनके बाद अब जो नए बने हैं इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि अब 14वें नंबर के भारत के कैग बन गए हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी तक ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बना दिए गए हैं मनोज सिन्हा। तो ये दोनों अपॉइंटमेंट्स आपको एक साथ याद रखनी है। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं मनोज सिन्हा और भारत के नए कैग बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। जैसा कि इसके नाम से आप समझ गए होंगे, यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च किए जाते हैं, तो इसका डेटा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसके इंपॉर्टेंट डेटा को सुरक्षा देने के लिए एक डेटा रिकवरी सेंटर बनाया गया है और इसको लॉन्च किया है भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। आपको ये बताना है कि इस डेटा रिकवरी सेंटर को क्या नाम दिया गया है। तो इसको नाम दिया गया है कृषि मेघ। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, आपको पता होगा इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर, और अभी इसका जो मेन डेटा सेंटर है वो नई दिल्ली में ही है, लेकिन इसके डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एक नया डेटा सेंटर बनाया गया है हैदराबाद के अंदर, और इसका नाम रखा गया है कृषि मेघ। ओके, तो इसको आपको याद रखना है। जो पहला वाला है नई दिल्ली में है, और अभी जो बनाया गया है कृषि मेघ नाम से, ये हैदराबाद में बनाया गया है। इस समय 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। तो 15वें वित्त आयोग द्वारा कृषि निर्यात पर एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया गया था। आपको ये बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। इस समूह में टोटल 8 सदस्य थे और इसका अध्यक्ष बनाया गया था ITC लिमिटेड के चेयरमैन संजीव पुरी को। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका काम ये था, इस समूह का काम ये था कि भारत में किस तरीके से कृषि निर्यात को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है भारत में जो कृषि निर्यात का लक्ष्य है ये 2022 तक $60 बिलियन करना है। कहने का मतलब ये कि 2022 तक भारत का जितना भी निर्यात होगा उसमें से $60 बिलियन केवल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ही हो, और इसके अलावा 2022 तक ही भारत के किसानों की इनकम को भी डबल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इन सब टारगेट को किस तरीके से अचीव किया जाएगा, उसी पर एक समूह बनाया गया था और इसके अध्यक्ष थे संजीव पुरी। अगस्त 2020 की शुरुआत में इनमें से किस देश में SFT वायरस के कारण कई लोगों की मौत हो गई। ये जो वायरस है SFT वायरस, इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, और ये कोई नया वायरस नहीं है। ये 2009 में सबसे पहली बार देखा गया था चाइना के अंदर। तो अभी फिर से चाइना में इसके मामले सामने आए हैं और कई लोगों की डेथ हो गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये वायरस बोनिया वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, और यहाँ पर आप जो मकड़ी के जैसा जीव देख रहे हैं इसका नाम है टिक, TICK, और इसी के काटने से ये वायरस इंसानों में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेलवे से है और डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इसमें यह पूछा जा रहा है कि भारत की पहली किसान स्पेशल ट्रेन इनमें से किन 2 शहरों के बीच में चलाई गई है। देखिए, आपको पता होगा इस साल के बजट में किसान रेल सेवा अनाउंस की गई थी। ये इसलिए अनाउंस किया गया था ताकि जो किसानों के जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि दूध, मांस मछली या फिर फल और सब्जियां, इनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। तो इसी के लिए किसान रेल सेवा अनाउंस की गई थी। इसमें वातानुकूलित कोच लगे होंगे ताकि किसानों का सामान खराब ना हो, यानी कि इसमें जो कोच होंगे ये रेफ्रिजरेटेड होंगे। तो इसी के तहत भारत की जो पहली किसान स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है, इसको देवलाली से लेकर दानापुर के बीच में शुरू किया गया है। देवलाली है नासिक महाराष्ट्र में और दानापुर है बिहार में। तो आपसे शहरों का नाम ना पूछकर आपसे राज्यों का नाम भी पूछ सकते हैं। तो ये महाराष्ट्र और बिहार के बीच में शुरू की गई है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तेलंगाना से 6 बार लोकसभा सांसद रहे नंदी येलैया की हाल ही में डेथ हो गई। आपको ये बताना है कि ये किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े थे। तो ये कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये 8 बार, टोटल 8 बार सांसद रहे हैं। इनमें से 6 बार ये लोकसभा सांसद थे और 2 बार ये राज्यसभा सांसद चुने गए थे। तो इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश के एक पूर्व राज्यपाल थे RD प्रधान, इनकी भी हाल ही में डेथ हो गई है। ये राजीव गांधी की सरकार में भारत के यूनियन होम सेक्रेटरी थे। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर कि इस समय भारत के गृह सचिव कौन है, और ये भी आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश के आज के समय राज्यपाल कौन है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में इनमें से किस संस्थान ने प्रथम पुरस्कार जीता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जो कि पुणे में है, और इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेकर 3 अगस्त तक भारत का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, जिसको अब शिक्षा मंत्रालय बोलते हैं, और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन,
इन दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में ये एक प्रतियोगिता शुरू की थी जिसका नाम था स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020। तो इसमें अलग अलग संस्थानों को अलग अलग तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम दी गई जिसको उन्हें 72 घंटों के अंदर सॉल्व करना था। तो इसमें इसी संस्था ने प्रथम स्थान हासिल किया है। इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके एक टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। इस संस्थान ने कोविड-19 से निपटने के लिए कई सारी चीज़ें शुरू की हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरस का खात्मा करने के लिए अतुल्य नाम का एक माइक्रोवेव स्टेरलाइजर डेवलप किया है। इसके अलावा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए आश्रय नाम का एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम डेवलप किया है और पवित्रा पति नाम का एक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क विकसित किया है। तो इस संस्थान के बारे में आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम क्या है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 12 अगस्त को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि इस वीक में कौन कौन से डेज मनाए गए हैं। 9 अगस्त को मनाया गया है विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि किसी भी देश में उस कंट्री के जो वहाँ के स्वदेशी लोग हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इसी को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड ट्राइबल डे। तो दोनों में से कोई भी पूछें 9 अगस्त। इसकी इस बार थीम रखी गई है कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स रेजिलियंस। फिर इसके जस्ट बाद 10 अगस्त को मनाया गया है विश्व जैव ईंधन दिवस, यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। इसके बाद 12 अगस्त को मनाया गया है विश्व हाथी दिवस, यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे। ये जो दिवस होता है ये खासकर जो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में हाथियों की संख्या लगातार कम हो रही है उसकी ओर ध्यान देने के लिए ये मनाया जाता है। इसको मनाने का मकसद ये है कि हाथियों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना और इनके जो प्राकृतिक आवास हैं उनको संरक्षित करना। और आप जानते हैं हाथियों का ज़्यादातर उनके दांत के लिए शिकार किया जाता है, तो इस सब पर रोक लगाने के लिए भी ये दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि इस बार के विश्व हाथी दिवस के अवसर पर हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं यानी कि प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट पर यानी कि मानव और हाथियों के बीच में संघर्ष पर एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है सुरक्षा पोर्टल। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। और 12 अगस्त को ही जैसा कि मैंने आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसकी इस बार थीम है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। और भारत का जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है हर साल 12 जनवरी को, क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। इसके बाद लास्ट में 13 अगस्त को मनाया गया विश्व अंगदान दिवस, यानी कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार किसको चुना गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कमाला हैरिस। और ये भारतीय मूल की एक महिला हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका में आपको पता है नवंबर महीने में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और अमेरिका के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं ये न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि इस समय जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। तो रिपब्लिकन पार्टी से प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप। वहीं इसके विपरीत इनकी जो विरोधी पार्टी है उसका नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, और डेमोक्रेटिक पार्टी में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं जो बाइडेन। ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम उपराष्ट्रपति पद की बात करें तो उपराष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं माइक पेंस, और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है कमाला हैरिस को। ये इसी क्वेश्चन में था, सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो इसका आंसर आपको पता होगा, आंसर है मुंबई। तो मुंबई शहर में महिलाओं के सम्मान में और जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके से ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा मुंबई हाल ही में एक और चीज़ के लिए न्यूज़ में था, क्योंकि मुंबई का जो उपनगरीय रेलवे है इसमें सुधार के लिए भारत सरकार ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB के साथ में $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत और किस देश ने एडू एटॉल में 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए
एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडू एटॉल, जो कि मालदीव के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर है। तो यहाँ पर 5 आइलैंड्स को इको टूरिज्म जोन के रूप में डेवलप किया जाएगा और इसी के लिए भारत सरकार ने मालदीव की सरकार के साथ अनुबंध किया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मालदीव की राजधानी है माले और माले से भारत तक कार्गो फेरी भी शुरू होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है। एक कप्तान के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? अभी तक ये रिकॉर्ड था भारत के महेंद्र सिंह धोनी के नाम, क्योंकि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैच में बतौर कप्तान 211 छक्के लगाए थे। लेकिन अभी ये रिकॉर्ड इयोन मार्गन के नाम पर हो गया है, क्योंकि इन्होंने हाल ही में आयरलैंड के साथ में एक मैच चल रहा था और इसमें इन्होंने बतौर कप्तान अपने 213 छक्के कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस तरीके से अब ये रिकॉर्ड इयोन मार्गन के नाम हो गया है, जो कि इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। हालांकि इनका जन्म आयरलैंड में हुआ था, लेकिन बाद में ये इंग्लैंड के लिए खेलने लगे। किस राज्य की सरकार ने वनवासियों के लिए एक योजना शुरू करी है जिसका नाम है इंदिरा वन मितान योजना? इंदिरा वन मितान योजना। तो इसको शुरू किया छत्तीसगढ़ की सरकार ने। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब ये जो योजना है, इसको यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर शुरू किया था, जो कि मैंने आपको बताया था हर साल 9 अगस्त के दिन मनाया जाता है। इस योजना के तहत राज्य सरकार क्या करेगी? 10,000 आदिवासी गाँव में युवाओं के ग्रुप बनाएगी और हर एक ग्रुप में 10 से 15 मेंबर्स होंगे। यानी कि 10 से 15 युवाओं का एक ग्रुप बनाया जाएगा और फिर उनको ही जितने भी वन आधारित आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनके संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे जो लोग वन में रहते हैं उनके लिए स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, क्योंकि ये जो समूह होंगे ये इन अनुसूचित क्षेत्रों में वन से जितनी भी उपज होगी उसकी खरीद, उसका प्रिजर्वेशन करना है या फिर इसकी मार्केटिंग करना है, इन सब कामों की जिम्मेदारी इन्हीं को दी जाएगी। तो आपको याद रखना है कि इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। इसके अलावा यहाँ पर एक और योजना शुरू की गई है जिसका नाम है गोधन न्याय योजना। इसमें पशु मालिकों से गाय का गोबर खरीदा जाएगा और फिर उसके बाद उसका वर्मी कंपोस्ट बनाकर बेचा जाएगा। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि इनको मीडिया में द लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, यानी कि यूरोप का आखिरी तानाशाह। तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि इन्होंने किस यूरोपीय देश में 6ठी बार राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। और अभी यहाँ पर जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं इसमें इन्होंने 80% वोट हासिल किए हैं, जिसको लेकर यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। उनका मानना था कि इसमें काफ़ी ज़्यादा धांधली हुई है। तो ये जिस कंट्री के राष्ट्रपति हैं इसका नाम है बेलारूस। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बेलारूस जो है ये यूरोप का एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी राजधानी है मिन्स्क और यहाँ की करेंसी है रूबल। यानी कि रूस और बेलारूस इन दोनों की करेंसी सेम है। जांच में उत्कृष्टता के लिए कितने पुलिसकर्मियों को 2020 के केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया? इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी साल 2018 में और ये ऐसे पुलिसकर्मियों को दिया जाता है जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो 2020 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक दिया गया है 121 पुलिसकर्मियों को। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इन 121 में से 21 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। हाल ही में एक पुस्तक रिलीज हुई है जिसका नाम है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। आपको बताना है कि इस किताब में किसके कार्यों का वर्णन है, यानी कि किसके कार्यों के बारे में इस किताब में लिखा गया है। तो ये किताब जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के बारे में लिखी गई है। आपको पता होगा 3 साल पहले ये भारत के उपराष्ट्रपति बने थे, तो 11 अगस्त को इनके 3 साल पूरे हो गए हैं इनके कार्यकाल के। तो इसी पर यह किताब रिलीज़ हुई है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका विमोचन किसने किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी हार्ड कॉपी को रिलीज़ किया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और इसका डिजिटल संस्करण लॉन्च किया है भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपके एग्जाम में आ सकता है, दोनों ही सही है। इसके अलावा 2 किताबों के बारे में आपको और याद रखना है। एक का नाम है अमेजिंग अयोध्या, जो कि अयोध्या शहर के ऊपर लिखी गई है। इसको लिखा है नीना रॉय ने। और दूसरी किताब का नाम है रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशंस। तो ये भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ऊपर लिखी गई है और इसको लिखा है यतीश यादव ने।
यहाँ पर आप इन दोनों के कवर पेज भी देख सकते हैं। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की वास्तविक समय में निगरानी के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो इस एप्लीकेशन का नाम है OHE इंस्पेक्शन। यहाँ पर OHE का मतलब है ओवरहेड इक्विपमेंट। तो ये जो एप्लीकेशन है ये ट्रेनों की रियल टाइम में मॉनिटरिंग करने के लिए GPS का इस्तेमाल करेगा, और अगर देश के किसी भी हिस्से में ओवरहेड वायर टूटने से कोई समस्या आती है, ब्रेकडाउन होता है, या फिर अगर दूसरी कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है ओवरहेड इक्विपमेंट में, तो इसकी जानकारी जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन होगा वहाँ के प्रशासन को इसकी जानकारी तुरंत मिल जाएगी और फिर जल्द इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा और ट्रेन आगे बढ़ जाएगी। तो ट्रेनों के रियल टाइम में मॉनिटरिंग करने के लिए OHE इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च की गई है। हाल ही में फोर्ब्स ने 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट जारी की है। ये केवल 10 एक्टर्स की ही लिस्ट है। आपको ये बताना है कि इसमें शामिल एकमात्र भारतीय कौन है। तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आंसर होगा अक्षय कुमार। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 पर है ड्वेन जॉनसन, दूसरे स्थान पर हैं रियान रेनॉल्ड्स और तीसरे स्थान पर हैं मार्क वालबर्ग। और भारत से सिर्फ एक ही हैं अक्षय कुमार, जिनकी रैंक है 6th। सरकार ने विदेश से आने वाले कितने हथियारों और रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी कि अब इन हथियारों को भारत विदेश से आयात नहीं करेगा, बल्कि इनको भारत में ही स्वदेशी कंपनियों द्वारा बनाया जाएगा। तो हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसे 101 उपकरणों की लिस्ट जारी की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस लिस्ट में और भी उपकरणों को आगे जोड़ा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें कई सारे उपकरण हैं, जैसे कि आर्टिलरी गन्स, असाल्ट राइफल्स, या फिर सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रडार, या फिर दूसरी इस तरह के जो उपकरण हैं इनको अब दूसरे कंट्री से आयात नहीं किया जाएगा, इनको भारत में ही स्वदेशी कंपनियों द्वारा बनाया जाएगा। तो इससे माना जा रहा है कि अगले 6 से 7 सालों में भारत की जो देसी कंपनियां हैं जो रक्षा उत्पादन में अपना योगदान दे रही हैं, उनको 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का रक्षा खरीद का ऑर्डर मिल सकता है अगले 6 से 7 सालों में। हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। इसका हिंदी में मतलब होगा पारदर्शी कराधान, ईमानदार का सम्मान। यानी कि ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है इसको भारत के जो ईमानदार करदाता हैं उनका सम्मान करने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए, साथ ही साथ भारत का जो टैक्स सिस्टम है इसमें पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इनमें से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर सुरक्षा नाम का एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था। आंसर हो जाएगा एलिफेंट। तो इंसानों और हाथियों के बीच में संघर्ष पर यह राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सुरक्षा। 1971 के मुक्ति संग्राम में जो भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे उनकी याद में इनमें से किस देश में एक स्मारक बनाया जाएगा? इसका आंसर होगा बांग्लादेश, क्योंकि 1971 में जो लिबरेशन वार हुआ था ये बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए हुआ था, और इसमें जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे इन्हीं की याद में बांग्लादेश के अंदर एक स्मारक बनाया जाएगा। बांग्लादेश के इस समय प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग, और इन्हीं के पिताजी थे जिनको बांग्लादेश का संस्थापक कहा जाता है, उनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट ईयर 2021 में जो ICC T20 वर्ल्ड कप होगा इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेज़बानी करेगा अपना भारत। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ पर मैं आपको ICC के उन टूर्नामेंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि हाल ही में ICC ने जिनके शेड्यूल में बदलाव किया है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस साल ऑस्ट्रेलिया में ICC T20 वर्ल्ड कप होने वाला था पुरुषों का, इसका आयोजन अब किया जाएगा 2022 में। यानी कि जो इस साल होने वाला था अब ये होगा अक्टूबर-नवंबर 2022 में। और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अगले साल जो भारत में ICC T20 वर्ल्ड कप होना है उसका आयोजन अक्टूबर-नवंबर 2021 में किया जाएगा। यानी कि 2021 में ही होना था और 2021 में ही होगा, लेकिन जो इस साल होने वाला था T20 वर्ल्ड कप इसको 2022 में कर दिया गया है। और जैसा कि आपको पता होगा 2021 में ही महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप होने वाला था जो कि न्यूजीलैंड में होना है, तो इसको अब एक साल पीछे कर दिया गया है 2022 में। तो इन तीनों टूर्नामेंट्स के बारे में आपको याद रखना है। विलियम किर्क इंग्लिश
हाल ही में इनका निधन हो गया। आपको बताना है कि ये एक प्रसिद्ध क्या थे। ये अमेरिका के एक फेमस कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इन्होंने जो शुरुआती समय के कंप्यूटर माउस थे उनके आविष्कार में इन्होंने काफ़ी अहम योगदान दिया था। और ऐसे ही एक और पर्सन की हाल ही में डेथ हुई है। ये भी अमेरिका के एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। इनका नाम है रसेल किर्स और इन्होंने पिक्सल का आविष्कार किया था। इनमें से किस पत्रकार को एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर 2019? तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं ये जो एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड्स होते हैं ये दो कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक दिया जाता है खोजी पत्रकारिता के लिए यानी कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। तो इस बार ये दिया गया है नितिन सेठी को जो कि द हफिंगटन पोस्ट के एक पत्रकार हैं। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है ये है सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए। तो इस बार ये दिया गया है द हिंदू के एक पत्रकार को। इनका नाम है शिव सहाय सिंह। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी कैटेगरी मेंशन नहीं है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह। इस साल एक मल्टीलेटर एक्सरसाइज होगी जिसका नाम होगा काउकास 2020। तो आपको ये बताना है कि इसका आयोजन कौन से देश में किया जाएगा, कौन सा देश इसको आयोजित करेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि रूस। और आपको याद होगा पिछले साल ऐसे ही सेंटर नाम का एक युद्धाभ्यास भी हुआ था जो कि रूस में ही हुआ था। किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गुजरात। तो गुजरात सरकार ने ये जो योजना शुरू की है ये 1 साल के लिए है और ये सिर्फ खरीफ की सीज़न में जो किसान फसलें बोएंगे उनके लिए है। तो इसमें क्या है कि अगर किसानों की जो फसल है ये बर्बाद हो जाती है किसी भी प्राकृतिक कारण से, चाहे सूखा पड़ जाए या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो या फिर बिन मौसम बरसात के कारण अगर उनकी फसल का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करने के लिए ही सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कोई भी प्रीमियम नहीं भरना होगा। अब ऐसा नहीं है कि किसानों की अगर पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है तो उसका पूरा का पूरा मुआवजा सरकार देगी, ऐसा नहीं है। इसके तहत अगर किसानों की जो फसल है अगर उसमें 33% से ज़्यादा का नुकसान हुआ है तब सरकार इसके लिए मुआवजा देगी और ये प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन कोई भी किसान मैक्सिमम 4 हेक्टेयर ज़मीन के लिए ही मुआवजा ले सकता है। इसमें यह भी बोला गया है कि अगर ये जो नुकसान है ये 66% से ज़्यादा है तो फिर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 25,000 रुपये दिए जाएंगे। ये भी 4 हेक्टेयर के लिए ही लागू होगा। तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को शुरू किया है गुजरात की सरकार ने। इनमें से किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है? तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। इनका नाम है मैक्स वर्स्टैपन। ये इनकी इस साल की पहली जीत है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये नीदरलैंड से हैं और ये जिस कंपनी की कार ड्राइव करते हैं इसका नाम है रेड बुल होंडा। तो 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स तक टोटल 5 फार्मूला 1 रेस हो चुकी हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अनुसार स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में उसके कितने मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री नहीं की जा सकती है? इसके लिए नवंबर 2019 में ड्राफ्ट लाया गया था और अब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसमें यह डिसाइड किया गया है कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के कैंपस के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की ना तो बिक्री होगी और ना ही इसका विज्ञापन होगा। इतना ही नहीं, चाहे वो जंक फूड हो या ना हो, लेकिन अगर वो किसी भी तरीके से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है तो उसकी बिक्री और विज्ञापन नहीं किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है 50 मीटर। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिनका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनमें से किस शहर में स्वच्छ भारत अभियान पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि यूनेस्को के सुनामी रेडी कार्यक्रम को लागू करने वाला हिंद महासागर क्षेत्र में पहला देश कौन सा है? तो इसी के साथ हमने अगस्त महीने के 2nd वीक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। इसमें टोटल 43 क्वेश्चंस थे और हर एक क्वेश्चन आपने देखा काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको 3rd और लास्ट वीक की करंट अफेयर्स भी कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।